नमस्कार साथियों, चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी कभी नहीं स्वीकारी। उनसे जुड़ी पिछली 2 कड़ियों में हमने उनके बचपन, विचारधारा और वीरता के बारे में जाना है। 15 बेंतों की सजा से ही उनके शौर्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि आपने पिछली 2 कड़ियां नहीं देखी है तो उसे आई बटन पर क्लिक कर जरूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम रोज ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो चलिए चंद्रशेखर जी के जीवन की तीसरी कड़ी में उनके बारे में कुछ और जानें। साथियों, असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। बंगाल उस समय क्रांतिकारी युवकों का केंद्र था। वहां से कुछ नवयुवक उत्तर प्रदेश में आए और कार्य में शामिल हो गए। चूंकि बनारस में बंगालियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए यहीं से संगठन शुरू किया गया। इनका सारा कार्य गुप्त होता था, इसलिए इनके पास धन की कमी होने लगी। ये वीर नवयुवक भूखे प्यासे रहकर अंग्रेजों की जड़ें खोदने में जुट गए। इन्हीं दिनों प्रणवेश नामक एक क्रांतिकारी से चंद्रशेखर की मुलाकात हुई। चंद्रशेखर तो ऐसे अवसर की खोज में थे। प्रणवेश ने इस होनहार युवक को अपने दल में भर्ती कर लिया। यहीं पर राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों से आजाद का परिचय हुआ। अब सभी दल के लोग इस सोच में थे कि दल का खर्च कैसे चले। कुछ दिन तो चंद्रशेखर और कुछ दूसरे साथी ब्राह्मण का भेष बनाकर क्षेत्रों में जाकर भोजन कराते और दिन भर योग्य नवयुवकों की खोज में रहते और उनको अपने साथ मिलाते रहते। इस तरह भोजन करना चंद्रशेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद इस दल ने निश्चय किया कि डाके डालकर धन की व्यवस्था की जाए। अब क्या था, इन युवकों ने धनी लोगों को लूटना शुरू कर दिया। एक बार कई युवक मिलकर डाका डालने गए, जिसके नेता राम प्रसाद बिस्मिल बने। फतेहपुर के समीप एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर ही गांव के लोगों ने पूछा, आप सब कहां जा रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, गांव के मुखिया के यहाँ हमारा निमंत्रण है, वही जा रहे हैं। शीघ्र ही यह दल मुखिया के घर पहुंचा और लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। शोर सुन गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिससे घबराकर इन्होंने अपनी पिस्तौलें निकाल ली। कुछ तो धन लूट रहे थे और बाकी मुकाबला करने लगे। इनके नेता की आज्ञा थी, किसी भी स्त्री को कुछ नहीं कहना है, चाहे वह हमें कितना भी परेशान करें। जब वहां खड़ी महिलाओं ने देखा यह हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वह आगे आकर इनके कार्य में बाधा डालना शुरू कर दी और झपट कर इनकी एक पिस्तौल भी छीन ली। राम प्रसाद बिस्मिल का कहना था, यदि हम देवियों का सम्मान करना नहीं सीखे तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए किसी युवक का साहस तक नहीं हुआ उनके हाथों से पिस्तौल वापस लेने का। उधर गांव के बाहर भी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। यह सोच राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, जैसे भी हो यहाँ से भागने की कोशिश करो। किसी तरह दल के सभी लोग वहां से भाग निकले और अपने ठिकाने तक पहुँचे, पर एक पिस्तौल वहीं छोड़ आए। सर मुंडवाते ही ओले पड़े। यह कहावत सत्य हो गई। शुरू में ही सफलता न मिली। फिर दल की बैठक में तय हुआ कि यह तरीका भी ठीक नहीं है। दल में एक रामकृष्ण खत्री नामक साधु भी थे। उन्होंने बताया कि गाजीपुर के महंत की गद्दी बहुत बड़ी है और अपार धन संपत्ति भी है। वहाँ के महंत इन दिनों बीमार चल रहे हैं और मरने वाले हैं। वह योग्य शिष्य के खोज में है। यदि हम में से कोई साथी उनका शिष्य बन पाए तो दल को भरपूर धन मिलेगा। इस पर सबकी नजर चंद्रशेखर आजाद पर गई। वही एक ऐसे युवक थे जिन्हें महंत पसंद कर लेते। इच्छा न होते हुए भी दल के हित में वे मान गए। उन्हें समझाकर और पढ़ा लिखाकर महंत जी के सामने ले जाया गया। महंत जी चंद्रशेखर की मधुर वाणी और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने पास रख लिए। ये साधु निर्मल कहलाते थे और इनका धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, जो गुरुमुखी भाषा में है। अब तो चंद्रशेखर को दिन रात गुरुमुखी रटनी पड़ती। कहाँ एक क्रांतिकारी जीवन और कहाँ महंत का शिष्य। अभी 2 माह भी नहीं हुए थे। चंद्रशेखर बहुत जल्द इस जीवन से उब गए।
उन्होंने चोरी से अपने साथियों को खत लिखा, यह दिन भर में कई सेर दूध पी जाता है, खूब दंड पेलता है, यह दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जा रहा है, यह शीघ्र मरने वाला नहीं है, कृपया मुझे यहाँ से निकालिए। पत्र मिलते ही गोविंद प्रकाश जी गुरु बने और मनमथनाथ उनके शिष्य बन गाजीपुर पहुँचे। दोनों पहुँचते ही महंत जी के पैर छुए। कुशल पूछने के बाद वे दोनों मठ देखने निकले। उन्होंने देखा मठ गढ़ की तरह है और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। यह मठ हमारे दल के बहुत उपयोगी हो सकता है, गुप्त बैठकों के लिए इससे अच्छा स्थान नहीं हो सकता, और तो और धन की भी मठ में कोई कमी नहीं है। यही सोच विचार कर वे मठ में घूम रहे थे और आजाद को ढूंढ रहे थे। तभी आजाद की नजर उन पर पड़ी। वे दोनों आजाद के पास आए और बड़ी देर तक वे लोग आपस में बातें किए। अंत में मनमथनाथ चंद्रशेखर को समझाते हुए कहा, भाई तुम्हें यहीं रहना चाहिए, इससे हमारे दल का बहुत बड़ा काम हो सकता है। परंतु आजाद पक्षी कब तक पिंजरे में रह सकता है, और कोई मार्ग न देख कुछ दिन बाद आजाद मठ से बिना किसी को बताए चल दिए और बनारस आकर अपने साथियों से मिले। इस तरह आजाद के लौट आने से क्रांतिकारी दल की धन पाने की आशा वही टूट गई।